नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे जो 16 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग में, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट। ये सारे के सारे एग्ज़ाम हेल्थ के थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो ये जो 16 को इवनिंग में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा जो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और इसे हरियाणा का विज्ञान नगर भी कहा जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको करवाया था उसके अंदर स्पष्ट बताया था कि हरियाणा का विज्ञान नगर किसे कहते हैं। तो इस पेपर के अनुसार ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है झांसी और ऑप्शन डी है अंबाला। अब देखिए, साइंस सिटी जो है ना, अंबाला को कहते हैं विज्ञान नगर। साइंस सिटी जो है अंबाला को कहते हैं। और ये जो है पूरे भारत का 33% जो उपकरण है ना साइंस के, वो सारे के सारे अंबाला में बनते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है इसमें सही है। करनाल जो है इसको धान का कटोरा कहते हैं। कुछ साथ साथ वैसे भी जो चीज़ें याद आती है आपको रिवाइज करवा देते हैं। गुरुग्राम में जैसे मारुति उद्योग है हमारा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है ये हमारा सिर्फ अंबाला से संबंधित है। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा हरियाणा का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा विज्ञान के उपकरणों का उत्पादन करता है, अंबाला। और एक हरियाणा का विज्ञान शहर, विज्ञान नगर या साइंस सिटी किसे कहते हैं, तो वो अंबाला है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, 4 जिलों के नाम दिए हुए हैं, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हरियाणा में कपास का उत्पादन नहीं होता। कौन सा जगह है जहां पर कपास का, कौन सा जिला है जहां पर कपास का उत्पादन नहीं होता? पूरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन 1 है नूह, इसको मेवात भी कहते हैं, मेवात भी लिखा जाता है। ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है झज्जर और ऑप्शन डी है भिवानी। तो देखिए हमारे ये जो 3 जिले हैं ना, इनमें तो कपास होती है। जब जिलेवार करवाया था उसमें भी बताया था, और जब फसलों के बारे में करवाया था तो उसमें भी बताया था कि रोहतक, भिवानी और झज्जर, इनमें तो थोड़ी थोड़ी कपास होती है, इतनी अधिक मात्रा में तो नहीं होती। परंतु जो नूह जिला है ना हमारा, नूह में कपास बिल्कुल नहीं होती। मेवात में कपास जो है बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर जो है ना गेहूं, सरसों और बाजरा, केवल ये 3 फसलें ही होती हैं, क्योंकि ये इसका आधा क्षेत्र जो है ना पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए जो निचले इलाके हैं उनके अंदर गेहूं, सरसों और बाजरा की फसल ही होती है। तो इन 3 जिलों में तो कपास होती है। वैसे सबसे ज़्यादा कपास जो है ना हरियाणा में, अगर ये पूछ लें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो वो जो है ना सिरसा है। सिरसा के बाद में जो है हिसार है, हिसार के बाद में फतेहाबाद है, और फतेहाबाद के बाद में जींद है। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कपास के उन 4 जिलों के नाम लिखो घटते क्रम में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ना हमारा कपास का जो है ना हरियाणा के अंदर सिरसा में होता है। सिरसा में जो है ना लगभग 34% कपास, हरियाणा की टोटल कपास के उत्पादन में 34% कपास जो है सिरसा जिले में होती है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला नृत्य के ऊपर है। हरियाणा के नूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, यह बंगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रात में, मैं कम लिखता हूं थोड़ा, वैसे जो पूरी लाइन है वो ये लिखी हुई है कि यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रात में बाहर किया जाता है, यानी कि खुले में।
खुले में किया जाता है। अब सी ऑप्शन है, यह नृत्य जुलूस के साथ, यानी कि जुलूस के रूप में किया जाता है। और डी ऑप्शन है, यह नृत्य घेरे के भीतर घेरा बना करके जोड़े में किया जाता है। तो ये चारों नृत्य है तो हमारे हरियाणा के। मैं आपको चारों के बारे में बता देता हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो तो ए है कि ये बांगर का प्रसिद्ध नृत्य है। लूर नृत्य जो है बांगर का प्रसिद्ध नृत्य है। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है कि यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? तो ये जो है हमारा इसका बनेगा, ये है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य जो है चांदनी रात में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये जो है ना महेंद्रगढ़ और झज्जर दो जिलों का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद में तीसरा जो है ना सी ऑप्शन कि यह नृत्य जुलूस के साथ किया जाता है। तो जुलूस के साथ में जो है ना जो डफ नृत्य होता है ना, डफ नृत्य, वो जुलूस बना करके टोड़ी के अंदर जुलूस बना करके ये नृत्य करते रहते हैं और डफ बजाते रहते हैं। तो डफ नृत्य जो है जुलूस के रूप में किया जाता है। और चौथा जो डी ऑप्शन है ना, यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़ों में किया जाता है। तो खोड़िया जो नृत्य है, खोड़िया नृत्य जो है ये औरतों के द्वारा घेरा बना करके उसके बीच में दो लड़कियां जो है आपस में नृत्य करती हैं, जोड़ा बना करके। एक स्त्री का वेश धारण करती है, दूसरी पुरुष का वेश धारण करती है। शादी के बाद जब लड़के की बारात चली जाती है तो उस घर की औरतें, जिस घर में लड़के की शादी होती है, वो जो है ये नृत्य करती है बारात जाने के बाद में, खोड़िया नृत्य। तो खोड़िया नृत्य जो है घेरा बना करके घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है। ये आपको चार नृत्य करवा दिया। आगे अगर कोई आएगा तो वो और डिटेल में बता देंगे। तो आपके चार नृत्य हो गए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कोई और साथ में लगा करके, ये जरूरी नहीं है लूर के बारे में, अगली बार हो सकता है अगले पेपर में जो है ना ये डफ नृत्य, ये जो हमारा बी ऑप्शन जो है धमाल है कि पुरुषों द्वारा चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा चांदनी रात में धमाल नृत्य किया जाता है। जुलूस के साथ, जुलूस के रूप में कौन सा नृत्य होता है? तो डफ नृत्य जो है जुलूस के रूप में होता है। और डी ऑप्शन वाला जो है यह नृत्य घेरे के भीतर घेरा बना करके जोड़े में किया जाता है। तो ये जो है हमारा खोड़िया जो नृत्य है वो घेरे के भीतर किया जाता है जोड़ा बना करके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा नहरों से संबंधित है। एक नहर का नाम दिया हुआ है दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना।
से हरियाणा के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? देखिए, नहीं होती कौन से क्षेत्र में नहीं होती? ऑप्शन ए दिया है हमारा कुरुक्षेत्र, बी दिया हुआ है अंबाला, सी दिया है पंचकुला और डी दिया है यमुनानगर। तो ये जो दादूपुर नलवी नहर है, ये यमुना नदी में से, ये जो हमारी यमुना नदी किनारे के साथ साथ बहती है, यहाँ से जो है ना ये हमारा जो है मैप है हमारा, इस तरह से यूं साथ होते हुए और यूं हरियाणा का जो मैप है, तो ये जो है ना यहाँ से निकलती है। यहाँ ये यमुनानगर ज़िला हमारा, उसके बाद में ये यहाँ हमारा पंचकुला ऊपर और नीचे अंबाला, इधर अंबाला और ये यमुनानगर, ये अंबाला और ये यमुनानगर सारा, और ये पंचकुला, और इधर जो है ना नीचे फिर जो है ना हमारा कुरुक्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर ये हमारा कुरुक्षेत्र आ जाता है। तो ये जो नहर है ना, ये अंबाला के इस यमुनानगर से होती यूँ अंबाला और फिर कुरुक्षेत्र के बीच में से आकर के यूँ ख़त्म हो जाती है। तो ये जो दादूपुर नलवी नहर है, इसमें कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर, इन तीनों जिलों में सिंचाई करती है। ये ऊपर की तरफ जो है ना नहीं जाती, ये पंचकुला में नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो इसमें कहा है नहीं होती। कौन से क्षेत्र में नहीं होती? तो पंचकुला में नहीं होती। दादूपुर नलवी नहर से जो सिंचाई है वो पंचकुला में नहीं होती। बाकी जो है ना हमारी जो नहरें, हरियाणा में नहरें, हरियाणा की नहरें और नदियाँ, ये वीडियो है, इसमें आप पढ़ लेना, देख लेना इसको अच्छी तरह से। इसके अंदर पूरी डिटेल जितनी भी हरियाणा की नहरें और जो नदियाँ, ये परियोजनाएं जो हैं, हमारी जो भाखड़ा नहर है उसमें से कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, इसमें से कौन कौन सी है, यहाँ से कौन सी है, सारी की सारी आपको समझाई है, उसको देख लेना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो पंचकुला ज़िले में। आगे पूछ लेंगे भाई हिसार, सिरसा, फतेहाबाद ज़िले में, सिरसा ज़िले में कौन सी नहर के द्वारा सिंचाई होती है? हिसार, जींद, इधर ऊपर से हमारा पानीपत, जींद और हिसार ज़िलों में कौन सी नहर से सिंचाई होती है? तो वो आपको जो है ना उस वीडियो के अंदर सारा का सारा डिटेल में बताया हुआ है। करीबन आधा घंटा की वीडियो है, तो आप उसको देख लेना। प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख करके पढ़ लेना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है? आपका क्वेश्चन जो है ये काफ़ी लंबा बनता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ,
पढ़ रहा हूँ। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा निम्नलिखित में से पारिस्थितिक संवेदनशील, आप पारिस्थितिक को भूल जाइए, संवेदनशील क्षेत्र कौन से को घोषित किया है, कौन कौन से क्षेत्र को जो है ना घोषित किया गया है। इसमें जो ये दिया गया है कि इनमें से किसको जो है ना संवेदनशील घोषित नहीं किया गया है। जो आपको वन्य नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य करवाए थे उससे संबंधित जो है ना ये क्वेश्चन है। नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न है ये। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए जो है, इसका लिखा है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। बी ऑप्शन दिया है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। सी ऑप्शन दिया है खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। और डी ऑप्शन दिया है खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसको संवेदनशील घोषित नहीं किया गया है। भारत सरकार के जो और चीजें लिखी हुई है उनको आप छोड़ करके आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आप अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इनमें से किसको संवेदनशील, आप पारिस्थितिक जो है ना उस शब्द को छोड़ करके संवेदनशील शब्द को पकड़ लो कि संवेदनशील किसको घोषित नहीं किया गया है। अब जो है हमारा जो, पहले तो ये बता देता हूँ कि कलेसर जो है ये तो हमारा यमुनानगर के हैं, यमुनानगर में है। दूसरा नाहर जो है ये हमारा रेवाड़ी के अंदर है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये रेवाड़ी के अंदर है, ये झज्जर के अंदर है और ये पंचकुला जिले में खोल ही रेतान, ये पंचकुला जिले की मोरनी हिल्स के अंदर, मोरनी हिल्स में ये स्थापित है। तो ये तो हो गया आपका कि कहाँ कहाँ स्थापित है। अब जो है ना कलेसर वाले को भी जो संवेदनशील घोषित किया हुआ है, नाहर को भी संवेदनशील घोषित किया हुआ है और खापरवास को भी संवेदनशील घोषित किया। संवेदनशील का मतलब है कि इसके आसपास जो है ना कोई भी किसी तरह की इंडस्ट्रियल जो है ना गतिविधियां नहीं किया जा सकता, शोर शराबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना नाजुक से पक्षी जो है ना निवास करते हैं इनके अंदर। टूरिस्ट यहाँ देखने के लिए आते हैं तो पर्यावरण की दृष्टि से कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। कोई इंडस्ट्री नहीं ले सकती, कोई और शोर शराबा, आसपास कोई हाईवे, ये काम नहीं हो सकते। लेकिन ये जो आपका डी ऑप्शन है ये खोल ही रेतान, इसको संवेदनशील घोषित इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये जो है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है, इसलिए इसको संवेदनशील घोषित नहीं किया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर तो वैसे ही कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। तो आपका जो उसका राइट आंसर है नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही है। खोल ही रेतान जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको संवेदनशील घोषित नहीं किया गया है। बाकी तीनों की तीनों जो ना संवेदनशील है। अगली बार हो सकता है ये पूछ ले कि आपको 3 ये दे दें कि इनमें से कौन सा संवेदनशील घोषित किया गया है, तो आपको ये याद रखने तीनों की तीनों भाई कि ये जो है ना हमारे संवेदनशील है।
3 दूसरे दे दे जो संवेदनशील नहीं है और एक वो दे दे जो संवेदनशील है, तो अगली बार हो सकता है अगले पेपर के अंदर वही मिले कि इनमें से संवेदनशील कौन सा है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना इन पेपरों में आ रहे हैं। ये मेरी जो पिछली जो जितनी भी वीडियो डली हुई है उन सब में बड़ी अच्छी तरीके से डिटेल में करवाया हुआ है। आपको यदि आप उन वीडियो को देखें तो हो सकता है आपको किसी बुक की भी जरूरत ना पड़े, बड़ी विस्तार पूर्वक जो है ना सारी चीज़ें समझाई हुई है। तो आप हमारे जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है लर्न फ्रॉम होम, उसकी प्ले लिस्ट खोलिए, आपको सारी की सारी वीडियो जो है ना बड़ी विस्तार पूर्वक जो है ना समझाई गई है, वो आप देख लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन है राजमार्गों से संबंधित है भाई। हरियाणा के जो राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज है, उनसे संबंधित है। तो ये प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 नेशनल NH2, ये NH2 जो है ना ओल्ड है भाई। ये ओल्ड जो NH2 है ना, HSC जो है ना अभी तक जो है ना नए जो हमारे जो नंबर लगे थे ना उनको नहीं उठाने लग रही, पुरानों को ही उठा रही है। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 2 पुराना, ये भी बता दूंगा कि इसका नया नाम क्या बना है, न्यू NH इसका नाम क्या हो गया है, कितना नंबर आया है वो अभी बता देता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरती है? नेशनल हाईवे नंबर 2 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में से गुजरती है? तो ऑप्शन ए दिया हमारा गुरुग्राम, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारे पास में पंचकुला, ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारे पास में मेवात, और ऑप्शन डी है हमारे पास में फरीदाबाद। तो ये देखिए आपका जो इसका राइट आंसर है ना वो तो है फरीदाबाद। कि पहले जो ये हमारा हरियाणा का जो मैप है, ये दिल्ली यहाँ से जो है ना NH1 जो था वो तो यहाँ से यूं अम्बाड़ा होता हुआ आगे चंडीगढ़ को चला जाता था। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और चंडीगढ़ जो ये था, ये नीचे हमारा जो है ना फरीदाबाद में से होते हुए, और फरीदाबाद यहाँ फरीदाबाद है हमारा, और यहाँ जो है ना पलवल है, पलवल होते हुए ये जो है ना यूपी के अंदर यहाँ एंट्री कर जाता है। तो ये था, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था ये तो NH2 आगे तक भी ये NH2 था, ये NH1 था। ये जो हमारा दिल्ली से जो चंडीगढ़ जो रूट था ये NH1, और NH1 को जो ना एक नाम और था, इसको शेरशाह सूरी मार्ग हो सकता है, ये भी पूछ ले, और GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड, ये दो नाम और हैं इसके NH1 के, शेरशाह सूरी मार्ग और GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड जो है ना ये हमारे इस NH1 के नाम है। अब देखिए ये जो NH1 जो है ना, ये NH2 तो जो है ना फरीदाबाद, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास में फरीदाबाद है, साथ में पलवल नहीं दिया हुआ है, तो आपको टिक करना है फरीदाबाद। अब इसका जो दूसरा जो नंबर, नया नंबर जो बना है ना, वो है NH2 का जो नया नंबर बनाया गया है वो
44 है भाई। इन दोनों को मिलाकर के NH1 और NH2, 1 और 2 दोनों को मिलाकर के 1 और 2 जो NH थे, इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना अब 44 नंबर हो गया नया भाई। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि NH1 का जो नया नंबर है वो क्या है, 44 नंबर है, और NH2 का जो नया नंबर है वो भी 44 नंबर है। दूसरा एक जो मेन रोड है वो है हमारा NH10, NH10। अब इसका नया नंबर है NH9। NH10 को NH9 बना दिया गया है। ये रोड जो है ना यहाँ से दिल्ली से यूं होता हुआ दिल्ली, रोहतक, फिर हिसार के बाद में फतेहाबाद, सिरसा और आगे डब्बावाड़ी होता हुआ आगे फिरोजपुर तक चला जाता है। तो इसमें भी पूछ लिया जाता है NH10 का जो पुराना नंबर तो NH10 और नया नंबर है इसका NH9। ये पूछ लेता है। जैसे इसके अंदर जो जिले हमारे आते हैं, पहला रोहतक, दूसरा हिसार, तीसरा फतेहाबाद और फिर सिरसा। इनमें से अगर इन जिलों के किसी का नाम दे दे कि NH10 जो है इनमें से किस जिले में से गुजरता है, तो ये 4 जिले हैं NH जो है जिसमें से NH10 गुजरता है। थोड़ा हिस्सा जो है ना शुरुआत में जो है ना झज्जर जिले का भी है भाई। बहादुरगढ़ जो है ना हमारा, बहादुरगढ़ जो है झज्जर जिले के अंदर पड़ता है भाई। शुरुआत में पहले शुरू में झज्जर है, झज्जर के बाद में रोहतक है, रोहतक के बाद में हमारा हिसार आ जाता है, हिसार के बाद में फतेहाबाद है, फतेहाबाद के बाद में सिरसा है, और सिरसा के बाद में जो है ना डब्बावाड़ी के बाद में रोड जो है ना पंजाब में एंट्री कर जाता है और आगे फिरोजपुर की तरफ चला जाता है। तो बाकी आप जो है ना नेशनल हाईवे जितने भी है हरियाणा के, उनको आप अच्छी तरह से जो है ना वीडियो में देख करके या बुक से जो है ना अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि इस अभी जो है ना NH का जो क्वेश्चन आ गया है तो हो सकता है आगे भी ये रिपीट हो जाए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है घग्गर, ऑप्शन बी है साहिबी, ऑप्शन सी है महानदी, और ऑप्शन डी है ये दोहन। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा की नदी नहीं है? देखिए घग्गर जो है हमारा, अब उत्तरी हरियाणा की जो है ना, उत्तरी हरियाणा में 5 नदियां हैं और दक्षिणी हरियाणा में 4 नदियां हैं। तो घग्गर जो है उत्तरी हरियाणा की है, साहिबी और दोहन जो है ये दक्षिणी हरियाणा की है, लेकिन जो महानदी है ये हमारे हरियाणा की नदी नहीं है। इसलिए जो आपका राइट आंसर है वो सी होगा भाई। नदियां जो नेशनल जीके की नदियां हैं, भारत की नदियां हैं, उनको भी एक दिन जो एक वीडियो में आपको सारे को अच्छी तरह से कराएंगे कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है और कौन सी नदी जो है किस किस राज्य में बहती है। इसमें भी आपके जो है ना एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि ये नदी जो है ना दक्षिण की तरफ कौन सी नदी बहती है, वो भी आपको आगे करवाऊँगा। तो ये जो है हरियाणा में इनमें से कौन सी नहीं है, तो महानदी जो है ये हरियाणा के अंदर नहीं है। ये 3 नदियां जो हमारी हरियाणा की नदियां हैं।
अब अगला जो क्वेश्चन जो है वो लेते हैं कि समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए। समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए गए। कौन कौन सा लिखा हुआ है? ए है हमारे पास में सोनीपत, बी है मिताथल, सी है भिवानी और डी है सुग। ये आपको अजीब शब्द लगता हो, इसके बारे में भी बताता हूं। सुग के बारे में, ये गुप्तकालीन है। तो समुद्रगुप्त जब नाम आगे आ गया, पुस्तकों में हर जगह जो है ना गुप्तकालीन ही लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त का जिक्र कहीं नहीं है। गुप्तकालीन सिक्के जो है ना हरियाणा के किस क्षेत्र में पाए गए, तो गुप्तकालीन सिक्के जो है भाई हरियाणा के मिताथल में, और मिताथल जो है भिवानी जिले में पड़ता है। दोनों ही दे रखे हैं। अगर मिताथल नहीं होता और भिवानी होता तो हम भिवानी को टिक करते। अब मिताथल प्रॉपर दिया हुआ है, क्योंकि इनके अंदर ऐसी चीज़ों के अंदर प्रॉपर जगह का नाम मिलेगा। जैसे राखी गढ़ी से संबंधित कोई बात होगी तो राखी गढ़ी मिलेगा, बनावाली से संबंधित तो बनावाली मिलेगा, अग्रवा से संबंधित अग्रवा मिलेगा, कुरुक्षेत्र से संबंधित तो कुरुक्षेत्र मिलेगा। ये जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन हैं वो जो है बिल्कुल एक्यूरेसी आपको लिखी हुई मिलेगी। तो गुप्तकालीन जो सिक्के जो है ना ये हमारे जो है ना मिताथल में पाए गए थे। ये 1915-16 के दौरान जो है ना सिक्के हरियाणा में मिताथल में मिले थे। उसके बाद में 1965 के अंदर जो है ना नहर की खुदाई हुई थी। यहाँ पर मिताथल में एक उधर से नहर निकाली गई, तो इस नहर की खुदाई के दौरान भी जो ना 13 तांबे के सिक्के और 2 भाले, ये भी जो है ना गुप्तकालीन ही थे। ये सिक्के भी जो है गुप्तकालीन ही थे। तो गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो मिताथल भिवानी से मिले हैं भाई, ये ध्यान रखना। अब वो मैं कह रहा था सुग जो है हमारा जो वर्तमान यमुनानगर है, यमुनानगर जो है ना उसको प्राचीन काल में सुग क्षेत्र कहा जाता था। वर्तमान यमुनानगर को प्राचीन काल में सुग कहा जाता था। जो चीनी यात्री ह्यूनसांग था उसने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि यहाँ सुग में जो है ना 5 बौद्ध मठ, ये बौद्धकालीन है। बौद्ध काल में जो है ना यमुनानगर को सुग कहा जाता था और 5 बौद्ध मठ थे, और इसमें लगभग जो है ना 1000 बौद्ध भिक्षु रहते थे भाई। सुग के बारे में बताया मैंने। सुग जो है ना वर्तमान यमुनानगर को कहा जाता था बौद्ध काल में। और ह्यूनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यहाँ पर जो है ना सुग में 5 बौद्ध मठ थे और वहाँ पर लगभग जो है 1000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय
कि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। ऑप्शन में दिया है ए सोनीपत, बी पानीपत, सी कुरुक्षेत्र और डी जो है हिसार। तो लाला जी का जो कर्म क्षेत्र, इसमें इन दोनों शब्दों की जगह कर्म क्षेत्र भी लिखा हुआ मिल सकता है। कर्म क्षेत्र, लाला लाजपत राय का जो कर्म क्षेत्र रहा है वो कौन सा क्षेत्र रहा है। जो हिसार जो है लाला लाजपत राय जी का जो है ना कर्म क्षेत्र रहा है, भाई ये हिसार नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे थे। हिसार नगर पालिका के 1905 के लगभग की बात है। ये हिसार नगर पालिका के जो है ना अध्यक्ष भी रहे थे, हिसार नगर पालिका। ये डेट कंफर्म नहीं है भाई, और भी हो सकती है, सॉरी उसके लिए। लेकिन जो लाला जी का जो है ना कर्म क्षेत्र या राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का जो केंद्र रहा है वो हिसार ही रहा है। अब अगले में चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनी कुंड बैराज ने ले ली। कि इस हथनी कुंड जो बैराज था, आज भी नाम लिया जाता है, इसका नाम बदल करके जो है ना कौन सा बैराज बना दिया गया था, किस नाम से बना दिया गया था। ऑप्शन ए है हमारे पास में ओट्टू बैराज। ऑप्शन बी है ताजेवाला बैराज। ऑप्शन सी है अनंगपुर बैराज और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये याद रखो कि हथनी कुंड बैराज का नाम बदल करके जो है ना भाई ताजेवाला बैराज रख दिया गया है। 1999 में इसका नाम ताजेवाला बैराज, ये क्योंकि ताजेवाला की जगह से पश्चिमी यमुना नहर पर एक बैराज बना करके दो नहरें यमुना नदी पर जो है ना दो बैराज बना करके, पहले हथनी कुंड बैराज था तब तक जो है ना यहाँ पर बिजली बनती थी लेकिन नहरें नहीं निकाली गई थी। नहरें बहुत पुरानी है लेकिन उसका मॉडिफाई किया गया था 1999 में, और इस हथनी कुंड बैराज का जो नाम बदल के जो है ताजेवाला बैराज रख दिया गया था। ओट्टू बैराज जो है हमारा भाई सिरसा में है, घग्गर नदी पर बना हुआ है। तो ये इसका जो राइट आंसर था वो बी है भाई, ताजेवाला बैराज को जो है ना हथनी कुंड बैराज का नाम जो है ना ताजेवाला बैराज रख दिया गया था। दोस्तों ये जो पेपर है इसके अंदर जो है ना 23 क्वेश्चन हरियाणा जीके के दिए हुए हैं 23, और 7 क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो है ना नेशनल जीके है। टोटल जो है ना जीके से संबंधित 30 क्वेश्चन है। तो हम बारी बारी से जो है ना इनको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।